नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीके जीएस की सभी सब्जेक्ट का फ्री क्रैश कोर्स मैंने चला रखा है और इसको इस तरीके से मैंने बनाया है, इस तरीके से नोट्स मैंने तैयार किए हैं कि आप कोई भी वन डे एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, यूपी कांस्टेबल की आगामी भर्ती परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। वीडियो आपको बार बार नहीं देखना है, इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स की व्यवस्था भी की है, जिनको आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी क्लास मैं यहाँ पे लेता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसके जो भी क्लास नोट्स हैं, उसका जो भी कंटेंट है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के एक प्रमुख शासक सम्राट अशोक के बारे में। स्पेशली ये वीडियो पेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा पेट का जो सिलेबस दे रखा है हिस्ट्री में, मौर्य वंश में सिर्फ आपको अशोक पढ़ना है। बाकी बहुत सारे शासक हैं मौर्य वंश के, उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको प्राचीन भारत के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, बहुत ही विस्तृत तरीके से मैंने वहाँ पे चीज़ों को आपको बताया है, तो वहाँ पे जाके आप बाकी शासकों के बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अशोक के बारे में। पेट स्पेशल क्लास है। इसके अलावा अगर अशोक को पार्टिकुलर देखें तो आप किसी भी एग्जाम में अगर अशोक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो अशोक के बारे में पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये इसके पहले शासक थे। इनका शासनकाल जो था वो 322 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक था और इन्हें ही मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसके अलावा इनको लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और इसका शासनकाल था 298 से 272 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जिसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अशोक का शासनकाल 273 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक चला था। डिटेल जो बात करेंगे हम अशोक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं अशोक के कुछ उत्तराधिकारियों के बारे में। अशोक के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए थे, जनरली इसके बारे में इस क्लास में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अशोक पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अशोक के उत्तराधिकारी थे कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधनुष। सबसे अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का वो वृहद्रथ था। ठीक है, वृहद्रथ जो था मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। वृहद्रथ को हरा करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और यहाँ पर जो है मौर्य वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, अब अशोक के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चली। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, पहले ही आपको बता चुका हूँ। माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। इनकी पत्नी का नाम था देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था देवी और ये विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी क्या होता था? व्यापारियों का जो शिल्पियों का जो एक समूह होता था मौर्य काल में, उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, यानी एक तरह से शिल्पियों के समूह का जो नेता है उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। तो ये विदिशा का श्रेष्ठी हुआ करता था, उसकी पुत्री थी देवी, जो कि अशोक की पत्नी थी और संभवतः देवी को अशोक की पहली पत्नी के रूप में जाना जाता है। और जैसे आप आगे पढ़ेंगे, आपने देखा जैसे कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक का जो हृदय होता है वो परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारा नरसंहार होता है। 1.5 से 2 लाख के बीच में लोग कलिंग युद्ध में 261 ईस्वी पूर्व में जो हुआ था वहां पर मारे जाते हैं और उसको देख करके अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे। तो उसके बाद में आपने 2 नाम देखे होंगे। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग देशों में, चाहे वो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ और भारत के बाहर भी जो विदेश में बहुत सारे जो राज्य थे वहाँ पर भी जो है धर्म प्रचार के लिए यहाँ से इन्होंने बहुत सारे लोग भेजे थे। और श्रीलंका, जिसको कह सकते हैं सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ पर इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि जो देवी थी, यानी जो सम्राट अशोक की पत्नी थी, संभवतः अशोक की पहली पत्नी, ये महेंद्र और संघमित्रा की माँ थी। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा की माँ थी। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य पत्नियों के बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैसे एक इनकी पत्नी का नाम देखने को मिलता है तिसरक्षिता।
ठीक है। तिसरक्षिता, ये दिव्यावदान ग्रंथ में इनके बारे में जानकारी मिलती है। कारुबाकी, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट था अशोक को, यानी अशोक सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर अपनी किसी रानी से थे तो वो कारुबाकी थी। और इनका जो जानकारी इनके बारे में प्राप्त होती है इलाहाबाद अभिलेख से। इसके अलावा जो कह सकते हैं कौशाम्बी अभिलेख, दोनों अभिलेखों का नाम आप याद रखेंगे, इलाहाबाद अभिलेख और आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कौशाम्बी अभिलेख। इन दोनों से कारुबाकी के बारे में जानकारी मिलती है और इसी वजह से चाहे वो इलाहाबाद अभिलेख हो चाहे वो कौशाम्बी अभिलेख हो, इन दोनों अभिलेखों को ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। एक अन्य रानी पद्मावती का नाम भी जिक्र जो है बहुत सारी पुस्तकों में देखने को मिलता है। ये इनके पुत्र कुणाल की माता थी, ठीक है। इनका एक उत्तराधिकारी कुणाल था जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, सबसे पहला नाम था अशोक के उत्तराधिकारियों में। तो कुणाल की माता पद्मावती थी और असंधिमित्रा, ये जो थी इनकी रानी, इनकी कोई संतान नहीं थी, ये निसंतान थी। क्योंकि इतनी रानियों के बारे में यहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक ने सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक ने सिंहासन प्राप्त कर लिया, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, क्योंकि 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 269 ईस्वी पूर्व तक ये जो है उत्तराधिकार युद्ध में जो है संघर्षरत रहे। जैसा कि बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके जो है सिंहासन प्राप्त किया था, उसके बाद में इन्होंने राज्याभिषेक कराया था। तो 273 में सिंहासन तो इनको मिल गया, लेकिन ये बहुत सारे युद्ध थे जो चल रहे थे, उनमें उलझे रहे और 269 ईस्वी पूर्व में इनका जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो होता है, ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, जो कि इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, लोगों के लिए जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज वहाँ पर देते हैं, बहुत सारे स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख ये बनवाते हैं और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लोगों को मैसेज देने का कार्य करते हैं। और इसी वजह से इनको सम्राट अशोक महान की संज्ञा जो है दी जाती है। कलिंग युद्ध के बाद में जब इनका हृदय परिवर्तन होता है और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग आक्रमण था, कलिंग का मतलब जैसे वर्तमान समय में उसको आप उड़ीसा से रिलेट कर सकते हैं। तो कलिंग आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं वो उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अशोक को विभिन्न नामों से जाना जाता है, अलग अलग इनके नाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग उपाधियां इनकी देखने को मिलती हैं और यहाँ से आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। जैसे इनका एक नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक वर्धन इनको कहाँ पर कहा गया है? पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक महान जो है इनको क्यों कहा जाता है? अशोक के पीछे देखा होगा आपने, द ग्रेट अशोका या अशोक महान इनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए थे आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, ठीक है। कलिंग की लड़ाई के बाद में, कलिंग के युद्ध के बाद में इन्होंने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य जनमानस के लिए किए। इसी वजह से इनको अशोक महान की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध शाक्य भी इनको कहा जाता है। इनका एक लघु शिलालेख है मास्की का, ठीक है। मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक्य देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है या किस अभिलेख से अशोक के देवनाम प्रियदर्शी नामक नाम के बारे में पता चलता है? तो वो भाब्रू या वैराट अभिलेख है। भाब्रू या वैराट अभिलेख है, ये राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी अभिलेख में, भाब्रू या वैराट अभिलेख में ही जो बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है, इनका उल्लेख भी भाब्रू या वैराट अभिलेख में देखने को मिलता है। चंड अशोक नाम भी इनका जो है पता चलता है। जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं, उनमें अशोक का नाम चंड अशोक देखने को मिलता है। तो ये हो गए नाम और उपाधियां, ठीक है। बहुत ही सुलझे हुए तरीके में मैंने आपको ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई पॉइंट आपका छूटे नहीं, सारी चीज़ें आपकी जो है कवर हो सकें कम से कम समय में, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है अशोक का वास्तविक नाम। जैसे अशोक का वास्तविक नाम अशोक की बात हम करें तो अशोक जनरली जो नाम है वो किस किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जरा अभिलेख हो गया आपका, मास्की अभिलेख हो गया, नेट्टूर अभिलेख हो गया। ये 3 अभिलेख ऐसे हैं, गुर्जरा, मास्की और नेट्टूर, जिनमें अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, यानी अशोका मिलता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को देख लेते हैं। अशोक जो थे वो भारत के प्रथम सम्राट थे जिन्होंने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया और शिलालेख और अभिलेख लिखने की परंपरा स्टार्ट की, ठीक है। अशोक ही वो पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेख या स्तंभलेख अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी और इन्होंने हिंसा पर भी प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। अकबर का पूर्वगामी भी इनको कहा जाता है। अकबर का
पूर्वगामी भी जो है अशोक को कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये राजतरंगिणी नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसे कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें जो है श्रीनगर का या कश्मीर का इतिहास बताया गया है। यानी जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कश्मीर के पास ही इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी, झेलम नदी के किनारे। ठीक है। इसके अलावा आजीवक जो होते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, आजीवकों के लिए अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों में, जो कि बिहार में है, बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। और उन 4 गुफाओं के नाम क्या क्या थे? उन 4 गुफाओं के नाम थे कर्ण गुफा, चौपर गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा। ठीक है। ये आजीवकों के लिए जो है स्थापित की गई गुफाएं थी, जिन्हें अशोक ने स्थापित किया था। राज्याभिषेक से पहले, यानी जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था या वो सिंहासन पर बैठे थे, उससे पहले ये कहाँ के शासक हुआ करते थे या किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो ये अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। अवंती, जिसको वर्तमान समय में उज्जैन कहा जाता है, अवंतिका, इसको जो है 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के समय में महाजनपद जो काल है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। तो उनमें से एक महाजनपद आपका अवंतिका भी था, जिसको वर्तमान समय में उज्जैन कहा जाता है। तो ये अवंती के राज्यपाल थे राज्याभिषेक से पहले। ठीक है। स्टार्टिंग में सम्राट अशोक शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव मतानुयायी थे ये। ठीक है। और बाद में कलिंग युद्ध जब होता है उसके बाद में इनका जो हृदय परिवर्तन होता है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है। अब कुछ चीज़ें देखते हैं अशोक और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। कलिंग युद्ध के बाद में किसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के कहने पर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, पहला पॉइंट। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद में किस व्यक्ति के कहने पर अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया था? उपगुप्त के कहने पर। दीक्षा, यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी या दीक्षा थी, वो किससे ली थी अशोक ने? वो निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? दीपवंश और महावंश ग्रंथ में मिलती है। बौद्ध धर्म में जो दीक्षा ली जाती थी या बौद्ध धर्म की जो कह सकते हैं एक तरह से हमने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षाओं को आत्मसात कर लिया, वो दीक्षा जो थी वो क्या कही जाती थी? उसे उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है। उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा। अब इन्होंने क्या किया? उपगुप्त के कहने पर, देखिए चीज़ें थोड़ी अलग अलग हैं, इनमें बहुत कह सकते हैं सुई या बाल के बराबर फर्क है और वो चीज़ें आपको समझनी है। मैं क्या कह रहा हूँ? बौद्ध धर्म किसके कहने पर ग्रहण किया? उपगुप्त के कहने पर। दीक्षा किससे ली? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से। और किसके प्रभाव से अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के मतानुयायी हो गए? मोगलीपुत्र तिस। ठीक है। मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आकर के अशोक जो है पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए और इसके बाद में इनको कई जगह पर दूसरा बौद्ध भी कहा गया है, दूसरा बौद्ध भी इनको कहा गया है। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म प्रचार के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका नाम था धम्म महामात्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 13वें वर्ष में की थी। और इसकी जानकारी हमको अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? 5वें शिलालेख से। शिलालेख जितने हैं, कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में इसी वीडियो में आप आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बना करके रहें, थोड़ा सा संयम बना करके रहें। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इसमें आपके लिए कवर करी हैं। ठीक है। तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। 5वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, जिसको हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों पर अपने राज्य के जो उन्होंने नियुक्त किए थे कि ये लोग जो है पार्टिकुलर इस बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, उन लोगों को बाहर भेजा था। तो वो सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रमुख रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। इन्होंने कहाँ पर भेजा था? ये श्रीलंका, या जिसको पहले सिंहल द्वीप भी कहा जाता था, सिलान के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो इस जगह पर महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इसके अलावा एक घटना और यहाँ से आपको पता चलती है कि जो श्रीलंका का शासक था उस समय पर, तिस, ठीक है, श्रीलंका का शासक तिस था, उसको इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा ने। आगे देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिनको बाद में
क्या जैसे आपने देखा होगा मौर्य वंश के बाद में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हरा करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो बाद में जो स्तूप थे जिनका निर्माण अशोका ने करवाया था, उनको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। अब अशोक के अभिलेखों को देखते हैं। जनरली अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, तीनों को समझ सकते हैं। शिलालेख क्या होता है, कोई भी चट्टान है या कोई भी कह सकते हैं एक चट्टान को एक शेप दे करके उस पर कोई भी राजज्ञा या उस पर कोई भी संदेश, उस पर कोई भी मैसेज गुदवाना, ठीक है, पत्थर पर। स्तंभलेख क्या होता है, जो पिलर आपने देखे होंगे, जिसमें से एक सारनाथ का जो अपना कह सकते हैं हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी बन चुका है। तो स्तंभलेख बोलते थे कोई पिलर है, उस पिलर पर कोई भी उन्होंने कोई शेप दे दिया, जैसे शेर वगैरह उस पर बनवाया और उस पर एक मैसेज गुदवा दिया, ठीक है, वो स्तंभलेख होते थे। गुहालेख वो होते थे जो गुफाओं में उत्कीर्ण किए जाते थे, ऐसे मैसेज जो गुफाओं में जो है उनके द्वारा गुदवाए गए। ठीक है, तो जनरली यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कितने हैं। जनरली 14 शिलालेख जो है अशोक के माने जाते हैं, जिनको 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया गया है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जिसको 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया गया है। ठीक है, गुहालेख जो है वो बराबर की पहाड़ियों में मिलते हैं, जहां 4 गुफाओं का निर्माण उन्होंने करवाया था आजीवकों के लिए, वहां पर जो है गुहालेखों की उत्पत्ति या प्राप्ति हमको देखने को मिलती है। अब आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जाता है कि जो अशोक के अभिलेख थे उसकी सबसे पहली खोज किसने करी थी, अशोक के अभिलेखों की खोज। तो टीफेंथलर ने जो है अशोक के पहले अभिलेख की खोज की थी 1750 में, और वो अभिलेख कौन सा था, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसकी सबसे पहले खोज की गई थी टीफेंथलर के द्वारा 1750 में। लेकिन सबसे पहले अशोक के किस अभिलेख को पढ़ने में, सबसे पहले अशोक के किस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई थी, तो वो दिल्ली टोपरा अभिलेख था। सबसे पहले खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख, सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख। किसने पढ़ा था इसको, जेम्स प्रिंसशिप ने 1837 में। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसशिप वह व्यक्ति था जिसके द्वारा सबसे पहले अशोक के किसी अभिलेख को पढ़ा गया था। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनकी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत थी। और इसके अलावा जो दिल्ली टोपरा अभिलेख जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, दिल्ली टोपरा अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये अशोक का अंतिम अभिलेख है। इसके अलावा इस अभिलेख पर अशोक के 7 स्तंभलेख गुदे हुए हैं, और ये एकमात्र अभिलेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभलेख हैं। इस अभिलेख को दिल्ली टोपरा अभिलेख हो, और इसके चाहे जो मैंने पहले बताया था आपको दिल्ली मेरठ अभिलेख, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख या दिल्ली टोपरा अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों को ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप याद रखेंगे। दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ अभिलेख, इन दोनों को ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को। अशोक के किस लेख में, किस अभिलेख में जीव हत्या निषेध की बात की गई है, तो पहले लेख में। ठीक है, इसके पहले अभिलेख में जीव हत्या निषेध की बात की गई है। धम्म का पालन करने पर बल किस अभिलेख में दिया गया है, 10वें लेख में। कलिंग विजय की जानकारी 13वें लेख में प्राप्त होती है। एर्रगुड्डी अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश के कुन्नूल नामक स्थान पर जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी या मिला था ये, तो एर्रगुड्डी अभिलेख जो है इसकी लेखन शैली ब्रूस्टोफेडन शैली है, याद रखेंगे। अशोक के किस अभिलेख की शैली या लेखन शैली ब्रूस्टोफेडन शैली है, तो वो एर्रगुड्डी अभिलेख है। अब ब्रूस्टोफेडन शैली क्या होती है, इसमें जो लिखाई होती है या जो लिखा जाता है वो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते। जनरली हम भी जो चीज़ें लिखते हैं वो लेफ़्ट से राइट लिखते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन फिर दोबारा से नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं तो फिर भी हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग थीं, पहले लेफ़्ट से राइट लिखा जाता था, फिर राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था। ठीक है, आप याद रखेंगे ब्रूस्टोफेडन शैली जो थी उसमें चीज़ों को लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखना स्टार्ट करते थे, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हुए आते थे, वो ब्रूस्टोफेडन शैली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। रज्जुक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के किस लेख में मिलता है, तो 3रे लेख में मिलता है। ठीक है, धम्म महामात्र की नियुक्ति
5वें लेख में, रज्जुक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति 3रे लेख में। चाहे धम्म महामात्र हो चाहे रज्जुक नामक पदाधिकारी हो, ये दोनों ही धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी थे, याद रखेंगे। सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। इसके अलावा अशोक के अभिलेख कुछ अन्य लिपियों में भी लिखे गए हैं, जैसे खरोष्टी हो गई, ग्रीक या कह सकते हैं यूनानी पद्धति हो गई, या आरामाइक लिपि हो गई। इन लिपियों में भी अशोक के कुछ अभिलेख देखने को मिलते हैं। ठीक है। सांची का जो लघु स्तंभ लेख है ये कहाँ पर है? ये रायसीन मध्य प्रदेश में है। इसमें क्या दिखा है? जो स्तंभ लेख है इसमें 4 शेर जो हैं आपस में पीठ को सटा करके बैठे हुए हैं और उसके नीचे हंसों को दाना चुगते हुए उसमें दिखाया जा रहा है। सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, वाराणसी के पास ये जो है मिलता है। इसमें भी 4 शेर जो हैं वो पीठ सटा करके एक दूसरे से बैठे हुए हैं। इसके नीचे 4 पशु हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। बैल, घोड़ा, हाथी और शेर जो है इसके नीचे दिखाई देते हैं और इनके बीच में एक चक्र दिखाई देता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो अपना एक कह सकते हैं ये जो सारनाथ का स्तंभ लेख है इसी से जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो लिया गया है। कौशाम्बी स्तंभ लेख जो है इसमें कारुबाकी जो कि अशोक की रानी थी और अशोक का एक पुत्र था तीवर, इनका उल्लेख मिलता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कौशाम्बी स्तंभ लेख है या फिर प्रयाग स्तंभ लेख है, ये दोनों ही स्तंभ लेख जो हैं रानी के अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ही अभिलेखों में कारुबाकी जो अशोक की रानी थी उसके द्वारा दान दिए जाने की सूचना के बारे में प्राप्त जो है हमें सूचना जो है हमको प्राप्त होती है। ठीक है। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख ये सबसे छोटा अभिलेख है और इस रुम्मिनदेई अभिलेख को इम्पोर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस अभिलेख को आर्थिक स्तंभ लेख भी कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक ने किस शिलालेख में ये कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो ये प्रथम पृथक शिलालेख था अशोक का, जिसको कलिंग लेख के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ठीक है। भारत की सीमा से बाहर भी कुछ शिलालेख मिले हैं अशोक के, वो कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा, ठीक है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा के आसपास जो है इनकी अवस्थिति है। खरोष्ठी लिपि में ये लिखे गए हैं। इसके अलावा तक्षशिला और लघमान, ठीक है, तक्षशिला और लघमान जो शिलालेख हैं ये आरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख ये कहाँ पे है? बिहार से प्राप्त हुआ है। इस पर मयूर का चित्र है और मयूर का जो चित्र था या जो मयूर था ये मौर्यों का राजकीय प्रतीक माना जाता था, उनकी ध्वज पर जो है इसका चित्र बना होता था। इससे आप ये पता लगा सकते हैं। रामपुरवा स्तंभ लेख जो है इसके शीर्ष पर एक वृषभ को दिखाया गया है, एक बैल या भैंसा जो होता है उसको दिखाया गया है और ये एक मात्र लेख है जिसके शीर्ष पर वृषभ है। गिरनार अभिलेख ये जूनागढ़ से रिलेटेड है, गुजरात, ठीक है, जूनागढ़ जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अशोक के समकालीन कुछ विदेशी शासकों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी अशोक जिस समय पर शासन कर रहे थे तो उसके समय के आसपास ही विदेशों में कौन कौन से प्रमुख शासक थे? तो एंटियोक, ठीक है, ये सीरिया का शासक था और टॉलमी फिलाडेल्फस ये दूसरा शासक था, ये मिस्र का था और इसको भारतीय रूप में क्या कहा जाता था? तुर्मय के नाम से इसको जाना जाता था। एंटीगोनस ये मकदूनिया का शासक था और इसका भारतीय नाम जो था वो अंतिकिन। भारतीय नाम का मतलब समझ रहे हैं? वैसे इसका ओरिजिनल नेम एंटीगोनस है, ऐसे उसका टॉलमी फिलाडेल्फस का जो नाम है ये ओरिजिनल नेम है, लेकिन भारत में इसको किस नाम से जाना जा रहा है? तुर्मय के नाम से। एंटीगोनस को भारत में किस नाम से जाना जा रहा है? एंथिकिन के नाम से। अलेक्जेंडर को भारत में किस नाम से जाना जा रहा है? अलेक सुंदर के नाम से। ठीक है, तो ये एपीरस से रिलेटेड था। तो ये अशोक के समकालीन विदेशी शासक थे। मौर्य वंश की जानकारी हमको जनरली कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, इसके कुछ अलग अलग स्रोत हैं जहाँ से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख स्रोत है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने का। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, यहाँ से भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और विशाख दत्त के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राजस, यहाँ से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और पिछले पैठ की परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया था इंडिका वाला। ठीक है, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं ये ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी, जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है? रुद्रदामन से। मुद्रा राक्षस किसने द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। इसके अलावा जितने भी बौद्ध एवं जैन ग्रंथ हैं या फिर अशोक के जो भी अभिलेख हैं ये भी मौर्य
वंश की जानकारी के स्रोत हैं। वृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई, और कथा सरित सागर इसको सोमदेव ने लिखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब मौर्यकालीन कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, कुछ शब्दावली, यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए बनने की संभावना रहती है। जैसे मौर्य काल में जो कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा जाता था? अग्रामात्य कहा जाता था। नगर का जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, उसको एस्टिनोमोई कहा जाता था। ठीक है, एस्टिनोमोई, और कहीं कहीं पर इसका नाम एग्रोनोमोई भी जो है देखने को मिलता है, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नगर का टकसाल का जो अधिकारी, टकसाल जानते हैं, टकसाल जहाँ पर सिक्कों की ढलाई का कार्य होता था, जो भी कॉइन वगैरह होते थे वो बनाए जाते थे, तो टकसाल अधिकारी जो होता था उसको सौवर्णिक कहा जाता था। योग्य अधिकारियों के समूह को अमात्य कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या होता था? जो फौजदारी न्यायालय होता था उसका जो न्यायाधीश जज होता था उसको प्रतिष्ठा। जिलाधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। कृषि विभाग का अध्यक्ष, इसको क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष कहा जाता था। शिल्पियों के संगठन को क्या कहा जाता था? शिल्पियों के संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी या श्रेष्ठी। ठीक है, ये याद रखेंगे। और आपका अनाज से संबंधित जो व्यापारी होते थे उनके समूह को सार्थवाह कहते थे। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। व्यापारियों का संगठन निगम कहा जाता था। ठीक है, अब सिक्के देख लेते हैं। जनरली मौर्यकाल में दो तरह के सिक्के चलते थे, चांदी के और तांबे के। ठीक है, तो चांदी के सिक्के कौन कौन से होते थे? पण हो गया, अर्धपण हो गया, पाद हो गया, अष्टभाग हो गया। और तांबे के सिक्के होते थे वो माशक, अर्धमाशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी। ठीक है, इसमें से जनरली ये चारों नाम आपको याद नहीं रखने हैं, वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें लिखी हैं। पण याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है। और माशक, पण और माशक, माशक जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था, पण जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, इसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी का शब्द आता है सीता। सीता क्या होती थी? जो भी राज्य की भूमि होती थी, उस राज्य की भूमि पर जो खेती की जाती थी उससे जो भी इनकम मिलती थी उसको सीता कहते थे। भाग क्या होता था? स्वतंत्र रूप से जो खेती करने वाले किसान होते थे उनसे जो राज्य को आय प्राप्त होती थी उसको भाग कहा जाता था। और ये जो इनकम होती थी, या जो कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से जो किसान खेती कर रहे हैं उनसे जो भाग लिया जाता था वो क्या होता था? 1/4 से 1/6 भाग। जितनी भी उपज हो रही है किसी पार्टिकुलर ज़मीन पर, किसी खेती पर, उसका 1/4 या 1/6 भाग जो है वो राज्य को दिया जाता था। विष्टि क्या होती थी? विष्टि होता था निःशुल्क श्रम। ठीक है, निःशुल्क, यहाँ पे मैंने निःशुल्क ही लिख पाया हूँ, श्रम लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, निःशुल्क श्रम मतलब ऐसा श्रम जो आपको करना पड़ेगा लेकिन उसके एवज में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो बिना पैसे का जो कार्य किया जाता है, ज़बरदस्ती करवाया जाता है, उसको बोलते थे निःशुल्क श्रम, या फिर एक ही टर्म में अगर उसको बोलें तो बेकार। तो विष्टि होती थी जनरली बेकार या बिना पैसे के किया गया कार्य। और बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि मौर्य काल में लिया जाता था। बलि क्या था? एक प्रकार का ये धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। क्लास से रिलेटेड जो भी फीडबैक, जो भी रिस्पॉन्स, आपके जो भी विचार हैं, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, आपको लगता है चीज़ें परफेक्ट तरीके से हमको मिल रही हैं, तो इसके लिए आप 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, तो वो चीज़ें भी आप जो है मुझे सुझाव के तौर पर बता सकते हैं। उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगा अंत में कि यहाँ से आपको सिर्फ एक चीज़ में एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको या तो PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं अपने हाथ से तैयार कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट्स तैयार कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से ये क्लास आप देख रहे हैं, या फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये 2 ही मेरे पास सोर्सेज हैं जिनके द्वारा मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको जो कंटेंट मैं दूंगा, आपको जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा, वो किसी भी डिजिटल बोर्ड से बेटर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। और एक साधारण सी बात है यार, कि जो डिजिटल बोर्ड होता है उसको हम क्वालिटी का मानक तो नहीं कह सकते कि जहाँ पर डिजिटल बोर्ड है वहाँ पर क्वालिटी है, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं इस यूट्यूब पर ही जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनके पास सोर्सेज नहीं है लेकिन वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, उनको ढूंढने वाला कोई नहीं है, उनको उनकी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाने का सोर्सेज नहीं है, वो डाल रहे हैं लेकिन लोग उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज का एक शेड्यूल बन चुका है लोगों का, आज का एक रूल बन चुका है कि जहाँ पर दिखावा है लोग वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग मेरे चैनल
चैनल के नीचे कमेंट करते हैं कि मैं अपने चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों को प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये मेरी रुचि है, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है काम करने का। अदरवाइज़ मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है और मैं एक हैंडसम सैलरी प्राप्त करता हूँ। मेरे पास कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये क्या है कि मैं जैसे फ्री होता हूँ अपनी जॉब के बाद में, मैं एक गवर्नमेंट टीचर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही अपनी चीज़ों से फ्री होता हूँ, जैसे मैं 3 बजे 4 बजे अपने स्कूल से कॉलेज से फ्री हुआ, उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं अपने फ्री टाइम में लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई ना कोई लाभान्वित होगा, किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों से थोड़ा बहुत भी लाभ होगा, उसके कहीं ना कहीं जो पेड कोर्स की फ़ीस है वो मैं शायद बचा पाऊँ कहीं ना कहीं, ये मेरी कोशिश रहती है। तो जो भी ऐसे महानुभाव हैं जो कमेंट करते हैं कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ किसी चीज़ का, या मैं किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है आप अपने स्तर से सोच सकते हैं। उन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं अपने जीवन में क्या काम कर रहा हूँ। मुझे आज पता है कि मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपको चीज़ें दे रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, इतना आप कह सकते हैं, इतना स्वार्थ मेरा, ओरिजिनल ऑनेस्टली कहूँगा, इतना स्वार्थ मेरा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल जो है ये ग्रो हो, ये थोड़ा सा बड़ा हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे लाभ मिल सके। ये मेरा स्वार्थ है। हाँ, है स्वार्थ। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। मेरा पैसे वाला कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो है बढ़े, ये जो है ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ हो। दूसरी चीज़, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 2-3 जॉब कर चुका हूँ, पहले भी मैं कई जगहों पर सिलेक्ट हुआ हूँ, और प्रेजेंट में मैं टीचर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। तो इससे क्या, मुझे क्या फ़ायदा होता है, ये भी, इससे भी मुझे भी फ़ायदा होता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मेरा भी स्वार्थ है, ये भी मेरा एक स्वार्थ है। मेरा एक स्वार्थ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं करूँ, मैं भी अगर आराम करता रहूँ या घूमता फिरता रहूँ कहीं पे भी, तो जो नॉलेज है, जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं आज है, कल है, लेकिन आने वाले समय में मेरे दिमाग में नहीं रहेगी। जिन चीज़ों के चीज़ में मैं टच में बना हुआ हूँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी। और हमेशा से हर आदमी का, आपका भी, आप में से सभी का भी एक रूल होना चाहिए, एक बेसिक सा रूल होना चाहिए। आपको कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, आपको हमेशा एक लर्नर बने रहना चाहिए। आप जीवन के किसी भी स्टेज में हैं, आप जीवन के किसी भी आयु पर पहुंच चुके हैं, किसी भी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, आपको सीखना, पढ़ना, जानकारी लेना, नॉलेज गेन करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।